डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू करते हैं। टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 हेयर फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके पास क्या गिवन है? टू इक्वली रफ बॉडीज ऑफ वेट W1 एंड W2 वेयर W2 इज लेस देन W1 on a rough inclined plane are connected by a string which passes round a fixed smooth pulley in the plane। इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है। मान लेते हैं कि आपके पास इस टाइप से एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ये कंसीडर कर लेते हैं इस टाइप से एक रफ इंक्लाइंड प्लेन। इस टाइप से आपके पास एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये इसका क्या है? इस टाइप से इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, अब इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक क्या है? पुली है। पुली भी कौन सी, किस टाइप की? आपके पास एक स्मूथ पुली है। इस रफ इंक्लाइंड प्लेन पे एक स्मूथ पुली है और इस स्मूथ पुली पे एक स्ट्रिंग की हेल्प से दो वेट लटका दिए गए हैं। इस स्ट्रिंग पर दो वेट लटका दिए गए हैं। ये वेट मान लेते हैं ये W2 वेट है, W1 वेट है, और ये वेट क्या है? W2 है। क्लियर बच्चों? जो W1 होगा वो आपके पास क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। जो W2 वेट है वो भी आपके पास कहाँ होते हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, W2 और वेट की वजह से आपके पास नॉर्मल रिएक्शन की भी बात करते हैं। तो एक के केस में हम नॉर्मल रिएक्शन R1 ले लेते हैं W1 के केस में, और W2 के केस में हम नॉर्मल रिएक्शन क्या ले लेते हैं? R2 ले लेते हैं। जब आप पुली की बात करते हैं और साथ में स्ट्रिंग उसके साथ कनेक्टेड है तो इस स्ट्रिंग में भी क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों? टेंशन प्रोड्यूस होगी, और टेंशन की डायरेक्शन हमेशा पुली की ओर होती है। आपने पढ़ा है पुली के केस में टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किसकी तरफ होती है बच्चों? पुली की तरफ होती है। अब बात करते हैं मोशन की। अब W1 वेट W2 से ग्रेटर है। अगर W1 वेट W2 से ग्रेटर है तो इसका मतलब जो W1 वेट वाला है वो इस स्ट्रिंग को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा, मतलब इसमें मोशन नीचे की ओर होती है। अगर इसमें मोशन नीचे की तरफ होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और वो होगी आपके पास μr1। क्लियर? तो जब W1 इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है स्ट्रिंग को, तो W2 वेट कहाँ जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो W2 की मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड केस में होगी, डाउनवर्ड की ओर होगी, और उसकी वैल्यू नीचे की तरफ होगी, और जिसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? आपके पास μr2। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? तो इसको हम अलग से दो केस बना के अब इसको समझ सकते हैं। जैसे कि ये आपके पास कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर बात करते हैं हम W1 की बात करते हैं। एक तो आपके पास क्या है? वेट W1 वेट है, ठीक है। अब W1 की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपके पास क्या है बच्चों? R1 आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन है। एक आपके पास क्या है? T टेंशन प्रोड्यूस है। T की डायरेक्शन आपके पास ये है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात की थी μr1, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो μr1 भी आपके पास क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और अल्फा हम मान लेते हैं, अल्फा बी द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ दैट इंक्लाइंड प्लेन। अल्फा बी द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ दैट इंक्लाइंड प्लेन। तो फर्स्ट केस में आपके पास ये चार फोर्सेस हैं, एक W1 है, एक R1 नॉर्मल रिएक्शन है μr1, और एक टेंशन T प्रोड्यूस हुई। ठीक है, इन सभी फोर्सेस को बच्चों हम रिजोल्व कर लेते हैं अलोंग द प्लेन। इस प्लेन की डायरेक्शन में सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं। तो प्लेन की डायरेक्शन में T ने एंगल क्या बनाया? cos 0। μr1 ने प्लेन के साथ एंगल क्या बनाया? cos 0। R1 ने प्लेन के साथ एंगल क्या बनाया? cos 90 डिग्री। और W1 ने प्लेन के साथ एंगल क्या बनाया? 270 का। आपको पता है ये एंगल टोटल 180 डिग्री और प्लस में 90 माइनस अल्फा, ये आपके पास एंगल 90 है, और ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। तो W1 ने प्लेन के साथ एंगल बनाया cos ऑफ 270 माइनस अल्फा, और सम ऑफ ऑल द रिजोल्वेंट पार्ट अलोंग एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो cos 0 की वजह से T आ जाएगा, cos 0 की वजह से यहाँ जाएगा μr1, और cos 90 की वैल्यू 0, 270 माइनस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास बच्चों? नेगेटिव। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -W1 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज
W1 साइन अल्फा इज इक्वल टू टी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ R1। ओके स्टूडेंट्स, अब इन सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अब हम इन सभी फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं। तो परपेंडिकुलर के केस में आपके पास क्या जाएगा, टी साइन 0 प्लस में म्यू R1 साइन 0 प्लस में R1 साइन 90 डिग्री प्लस में W1 साइन ऑफ 270 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। साइन 0 0, म्यू R1 साइन 0 0, R साइन 90 पे वैल्यू R1, 270 पे थर्ड क्वाड्रेंट W1 कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो R1 की जो वैल्यू है वो W1 कोस अल्फा आ जाती है। ये R1 की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो T जो हमारे पास है W1 साइन अल्फा माइनस में म्यू टाइम्स ऑफ R1। R1 की वैल्यू है आपके पास W1 कोस अल्फा। तो T इज इक्वल टू W1 कॉमन ले लेते हैं, साइन अल्फा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ कोस अल्फा। ये वैल्यू बच्चों किसकी आ जाती है, T की आ जाती है। क्लियर है। एक और केस है आपने इसमें पढ़ा था, ये तो W1 के लिए है। अब आप ये समझ लीजिए W2 के लिए। अब W2 के केस में आपने क्या समझा कि ये मान लिया कि यहाँ पे कोई भी बॉडी है जिसका वेट आपके पास W2 है, और W2 के कोरोस्पोंडिंग आपने नॉर्मल रिएक्शन क्या ली है बच्चों, R2 है। ठीक है, इसमें टेंशन की डायरेक्शन ये है, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या थी बच्चों, इसमें डाउनवर्ड के में है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है म्यू R2 वो डाउनवर्ड के केस में है। ठीक है, ये आपके पास केस 2 है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपका अल्फा है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। इस एंगल के बारे में आपको पता है, ये 90 माइनस अल्फा बन जाएगा। अब इन सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं इस प्लेन की डायरेक्शन में। तो T1 ने प्लेन के साथ एंगल बनाया, T ने T कोस 0 बनाया। R2 ने प्लेन के साथ एंगल बनाया, R कोस 90। म्यू R2 ने प्लेन के साथ एंगल बनाया 180 डिग्री का। और W2 ने प्लेन के साथ एंगल बनाया कोस ऑफ 270 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, आगे देखते हैं। T कोस 0 की वैल्यू आपके पास क्या है, T कोस 0 इज इक्वल टू T R कोस 90 पर वैल्यू बन जाएगी आपके पास 0, कोस 180 पर वैल्यू बन जाएगी माइनस म्यू R2, कोस 270 है चेंज हो जाएगा माइनस में W2, और साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपके पास T इज इक्वल टू म्यू R2 प्लस W2 साइन अल्फा आ जाता है, W2 साइन अल्फा। ओके, अब इन्हीं फोर्सेस को, ये जो फोर्सेस थे इन सबको इस प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं। जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो इस इक्वेशन में जहाँ पर भी कोस आया हुआ है उसको हम बच्चों साइन में बदल देंगे। तो ये आ जाएगा T साइन 0 प्लस में R2 साइन 90 डिग्री प्लस में म्यू R2 साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस में W1 साइन ऑफ 270 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। T साइन 0 0 हो जाएगा, R2 साइन 90 पर वैल्यू R2 आ जाएगी, म्यू R2 साइन 180 डिग्री पे 0 हो जाएगा, माइनस में W1 कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो R2 की जो वैल्यू है वो आ जाती है W2 चल रहा है यहाँ पे, W2 कोस अल्फा। समझ में आया। ये जो R2 की वैल्यू हमने निकाली है R2W कोस अल्फा, वो इस इक्वेशन के अंदर बच्चों क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो T इज इक्वल टू ये क्या जाएगा, म्यू R2 की वैल्यू पुट कर दी। R2 आपके पास है W2 कोस अल्फा, और इधर क्या चल रहा है प्लस में W2 साइन अल्फा। क्लियर है। तो T इज इक्वल टू W2 कॉमन ले लेते हैं, और आपके पास आ जाता है साइन अल्फा प्लस में म्यू कोस अल्फा। ये वैल्यू किसकी आ जाती है, T की वैल्यू आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस में आपने T की वैल्यू निकाली वो ये है, सेकंड केस में भी हमने T की वैल्यू निकाली वो आपके पास ये है। ओके स्टूडेंट्स,
अब हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन कंसिस्टेंट विद द इक्विलिब्रियम, मतलब पूरा सिस्टम, अब ये जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, तो हमें उसके लिए क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंक्लाइनेशन, मतलब आपका टारगेट है अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आपके पास दो रिलेशनशिप आ चुकी हैं, ये भी टी के इक्वल है और ये भी टी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये आपस में भी क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट केस में जो आपके पास टी आया हुआ है वो हमारे पास है टी इज इक्वल टू W1 के साथ है साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस म्यू इंटू में कोस अल्फ़ा, और सेकंड केस में जो हमारे पास टी आया है, जब आपने W2 की बात की थी तो टी हमारे पास इस सिचुएशन में है टी इज इक्वल टू W2 के साथ है साइन अल्फ़ा प्लस में म्यू कोस अल्फ़ा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब ये दोनों आपस में जब टी इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी, तो दिस इम्प्लाइज W1 इंटू में साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू W2 इंटू में साइन अल्फ़ा प्लस म्यू इंटू में कोस अल्फ़ा। तो वो टर्म इकट्ठी कर लेते हैं जिसमें से साइन अल्फ़ा कॉमन आया, साइन अल्फ़ा कॉमन W1 माइनस में W2 इज इक्वल टू वो टर्म है जिसमें से म्यू कोस अल्फ़ा कॉमन आता है, तो म्यू कोस अल्फ़ा कॉमन आएगा तो ये W2 बन जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा W1। तो फ्रॉम दैट दिस इम्प्लाइज साइन अल्फ़ा इंटू में W1 माइनस में W2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ कोस अल्फ़ा W1 प्लस में W2, तो दिस इम्प्लाइज साइन अल्फ़ा बाय कोस अल्फ़ा म्यू इंटू में W1 प्लस में W2 डिवाइड बाय W1 माइनस में W2, तो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ W1 प्लस में W2 डिवाइड बाय W1 माइनस में W2, तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ W1 प्लस में W2 डिवाइड बाय W1 माइनस में W2। इट इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन द इक्विलिब्रियम पोजिशंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके, now we discuss students question number 7 here. Two weights resting on a rough inclined plane whose inclination alpha is greater than the angle of friction lambda are connected by a string which passes over a smooth peg on the plane. सेम क्वेश्चन है सर बच्चों, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा था। क्या कहा गया है कि एक आपके पास रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ये मान लिया कि आपने के पास क्या एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है। टू वेट रेस्टिंग, दो वेट हैं रेस्टिंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन हुज इंक्लाइनेशन अल्फा, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है प्लेन का टू द ग्राउंड। ये अल्फा क्या दे रखा है बच्चों, ग्रेटर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन लेमडा, आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग। ये जो वेट हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग विच पासिस ओवर ए स्मूथ पैग ऑन द प्लेन। अब इस प्लेन पे आपके पास क्या है बच्चों, एक स्मूथ पैग है, मतलब एक तरह से स्मूथ पुली है, और इस स्मूथ पैग पर एक स्ट्रिंग की हेल्प से आपने दो वेट इसके ऊपर बच्चों क्या है लटकाए हैं। एक वेट अगर आप मान ले W2 और एक वेट मान ले हम क्या बच्चों W1, और which passes over a smooth peg on the plane show that least possible ratio of the to the less, show that the least possible ratio of the less to the greatest is sin of alpha minus lambda रेशो साइन ऑफ अल्फा प्लस में लेमडा। ओके, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, वेट की रेशो निकालनी है कि W1 बाय W2 की जो रेशो है वो आपके पास क्या आएगी। क्लियर है? ओके, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन बच्चों किसके इक्वल है, क्वेश्चन नंबर 6 में है। आपने कहा कि अगर अल्फा ग्रेटर देन लेमडा है, अगर अल्फा ग्रेटर देन लेमडा है तो इसका मतलब इस सिस्टम में क्या है, मोशन स्टार्ट हो जाएगी।
जब भी अल्फा ग्रेटर देन लेमडा होगा तो ये बॉडी क्या है बच्चों, नीचे आने की कोशिश करेगी। बट इसको नीचे आने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसको नीचे आने से रोकने के लिए काम कौन कर रहा है, स्मूथ पुली कर रही है। तो उसके अंदर क्या है बच्चों, टेंशन प्रोड्यूस होएगी। W1 नीचे आने की कोशिश करेगा, उसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होएगा। तो अगर आप पीछे पढ़ा था जैसे कि W1 के केस में अगर आप ये मान लें कि W1 जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल रिएक्शन है वो R1 है। W1 नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, μR2। इसी टाइप से अगर आप W2 की बात करें, W2 वेट डाउनवर्ड है इधर, अगर इसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मल रिएक्शन आप R2 लेते हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, तो इसके जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो आपके पास डाउनवर्ड होगी और वो क्या हो जाएगी, μR2 हो जाएगी। क्लियर है, सारा आपने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ तक आप इसको सेम कीजिए जहाँ तक आपके पास क्या है बच्चों, टी की वैल्यूज दोनों के केसेस में क्या आई थी, सेम। तो आपने फर्स्ट केस W1 के केस में जो टी की वैल्यू निकाली थी, सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 W1 इंटू में क्या आया था, साइन ऑफ अल्फा माइनस में म्यू टाइम्स ऑफ कोस ऑफ अल्फा। और W2 के केस में जो टी की वैल्यू आई थी वो आपके पास थी W2 साइन ऑफ अल्फा प्लस में म्यू इंटू में कोस अल्फा। ओके, अब इन दोनों का यूज करके हमें W2 और W1 की रेशो निकालनी है। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो W2 साइन ऑफ अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा डिवाइड बाय W1 साइन ऑफ अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा। हेयर इज t बाई टी से t कैंसिल हो जाएगा 1। तो दिस इम्प्लाइज W2 साइन अल्फा प्लस म्यू कोस अल्फा इज इक्वल टू W1 साइन अल्फा माइनस में म्यू कोस अल्फा। तो दिस इम्प्लाइज W2 बाई W1 इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस में म्यू कोस अल्फा डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस में म्यू कोस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब आप म्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए। म्यू की वैल्यू आपको पता है, म्यू किसके इक्वल होता है, टेंजेंट लेमडा के। तो साइन अल्फा माइनस में टेंजेंट लेमडा डिवाइड बाय इंटू में कोस अल्फा। हेयर इज साइन अल्फा, म्यू की वैल्यू आपको पता है टेंजेंट लेमडा, हेयर इज कोस अल्फा। तो विच इज इक्वल टू साइन अल्फा, टेंजेंट लेमडा को आपने पुट कर दिया साइन लेमडा बाय कोस लेमडा, कोस ऑफ अल्फा डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस में टेंजेंट अल्फा कोस ऑफ अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, टेंजेंट लेमडा था यहाँ पे, इसको भी पुट कर दिया आपने साइन लेमडा डिवाइड बाय कोस लेमडा। ओके, तो आपने कोस लेमडा एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा साइन लेमडा कोस लेमडा माइनस में साइन लेमडा कोस लेमडा डिवाइड बाय ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा कोस लेमडा प्लस में साइन लेमडा कोस अल्फा। साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस में लेमडा, ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस लेमडा। तो दिस इम्प्लाइज हेयर क्या था, W2 बाई W1। तो दिस इम्प्लाइज W2 बाई W1 इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा माइनस लेमडा डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस में लेमडा। ओके स्टूडेंट्स, हमसे यही पूछा गया था, शो दैट द लीस्ट पॉसिबल रेशो ऑफ लेस टू द ग्रेटर। आपने क्या कंसीडर किया था, W2 इज लेस देन W1, तो ये लेस है और ये आपके पास क्या है, ग्रेटर। शो दैट द लीस्ट पॉसिबल रेशो ऑफ द लेस मीन्स W2 टू द ग्रेटर मीन्स W1 इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा माइनस लेमडा, साइन ऑफ अल्फा माइनस लेमडा बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस लेमडा। ठीक है, और यही हमने यहाँ पर शो किया है, W2 बाई W1 इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा माइनस लेमडा बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस में लेमडा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज टोटली कनेक्टेड विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जहाँ आपने t और t की वैल्यू निकाली थी दोनों केसेस में, यहाँ भी दोनों की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, फिर हमें इन दोनों को आपस में डिवाइड करके वैल्यू निकालनी है W2 बाई W1 की। ओके स्टूडेंट्स, बाय।